हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 9 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम स्वप्रेरकत्व अर्थात सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझेंगे और उससे जुड़ी हुई घटना ही स्वप्रेरण के बारे में भी समझेंगे। तो जिस तरीके से जब हमने अन्योन्य प्रेरकत्व को समझा था तो उससे जुड़ी हुई घटना अन्योन्य प्रेरण को समझा था, उसी तरीके से स्वप्रेरण को आज हम समझेंगे। तो अन्योन्य प्रेरण में क्या था कि कुछ दो दो निकटवर्ती कुंडलियां थी या परिनालिका थी, जिनमें से आपने एक में चुंबकीय क्षेत्र जब परिवर्तित किया था तो दूसरे में भी कुछ फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और फिर प्रेरित धारा थी। लेकिन स्वप्रेरण क्या होता है कि अगर मान लिया यहाँ पे कोई कुंडली है, आपने उसी में धारा प्रवाहित की, जैसे कि ये आपके पास एक कुंडली है और यहाँ पे आपने इसके साथ एक धारा नियंत्रक रिहोस्टेट भी जोड़ा है, यहाँ पे आपने एक कुंजी जोड़ी है और यहाँ पे आपने एक बैटरी जोड़ी है। तो आपने अगर इस दिशा में धारा इसमें प्रवाहित की तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होना चाहिए? एक चुंबकीय क्षेत्र। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में आप मतलब इस कुंडली में जब आप धारा प्रवाह में परिवर्तन करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे धारा को, तो चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। और हमें पता है, हमने फैराडे का नियम पढ़ा है। तो फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। यानी कि आपने उस कुंडली में धारा परिवर्तित की और धारा परिवर्तन के कारण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ और फिर विद्युत धारा। तो ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। और यहीं से जब आप आगे कांस्टेंट या नियतांक लिखते हैं तो उसको आप स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, तो अभी आगे समझते हैं स्वप्रेरकत्व को। तो जिस तरीके से आपके पास एक कुंडली थी, माना उसमें जो टोटल फेरे हैं वो कैपिटल एन फेरे हैं, कुंडली में आई धारा बह रही है और इसमें फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स बंधता हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो फाई फ्लक्स होगा और एन फाई, क्योंकि कुंडली में फेरे हैं तो एन फाई जो फ्लक्स होगा वो धारा के समानुपाती होगा। ये हमें पता है कि आप जिस तरीके से फ्लक्स बढ़ाते जाएंगे धारा बढ़ती जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जब आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एल, जैसे हम अन्योन्य प्रेरकत्व में लिखते हैं कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एल। और इस कैपिटल एल को कहते हैं आप, ये नियतांक है तो आप इसे कहते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि ये स्वप्रेरण से आया था इस वजह से। तो इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी और इसका जो विमा होती है ठीक वैसी जैसे प्रेरकत्व की थी या अन्योन्य प्रेरकत्व की थी। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ कही कि भाई जब आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं यानी धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में आप सीधे परिवर्तन नहीं कर सकते, आप धारा में परिवर्तन कर रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, तो उसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो वो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल है? तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें पता है कि फैराडे का नियम ये कहता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो अगर मैं इस एन को, क्योंकि एन एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, तो उसको इसलिए आपने d/dt के बाहर रखा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसे अंदर लिखें एन फाई इस तरीके से एन फाई बी, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो एन फाई बी होता है वो एल आई के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे एल आई लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जब आप एल आई लिखेंगे तो क्योंकि एल भी d/dt पर निर्भर नहीं कर रहा क्योंकि वो एक नियतांक था, तो आपने उसे d/dt के बाहर लिख दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है, अब यहाँ पे हम स्वप्रेरित क्यों कहेंगे? क्योंकि स्वप्रेरण की घटना से ये उत्पन्न हुआ है विद्युत वाहक बल, इसलिए। तो ये जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल ई था, ये किस कुंडली में धारा परिवर्तन यानी आई का परिवर्तन का विरोध करता है, यानी धारा बढ़ेगी घटेगी तो उसका विरोध करेगा, यानी उसकी विपरीत दिशा में बहकर, इस ये माइनस चिन्ह ये बताता है, जो फैराडे के नियम में बताता है। तो अब हम एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व की गणना करते हैं। तो माना कि एक परिनालिका है जिसकी लंबाई एल है, स्मॉल एल है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपके पास ए है, इकाई लंबाई में उसके फेरों की संख्या n है। आप परिनालिका से तो पहले भी परिचित है अन्योन्य प्रेरकत्व वाले में, और उससे पहले भी आपने अध्यायों में पढ़ा है कि परिनालिका कैसी होती है। तो l लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि जब आप इसे ऐसे काटेंगे तो वो a है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। अगर परिनालिका में जब आप धारा I प्रवाहित करें तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, क्योंकि ये आपने बहुत पिछले अध्यायों में भी काफी पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका मान होता है B बराबर म्यू 0 NI। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं? ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको N फाई B बराबर LI चाहिए, क्योंकि हमने कहा स्वप्रेरकत्व यानी L आप निकालना चाह रहे, तो L निकालने के लिए आप इस N फाई B की गणना कर रहे हैं सबसे पहले, और फाई B हमें पता है कितना होता है BA। तो अब देखिए N फाई B, N क्या था? N था
परिनालिका में जो टोटल फेरे थे, है ना, परिनालिका में जो कुल फेरे थे वो n थे, लेकिन ये कुल फेरे किसके बराबर होंगे? देखिए परिनालिका में इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n, तो आपकी पूरी लंबाई l है, तो पूरी लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n l, तो आप इसमें n को nl लिख देंगे। और फाई भी बराबर होता है ba, b की वैल्यू ये वाली है, जितना उसमें आपने धारा प्रवाहित की जितना b था, और a की जगह आपने a लिख दिया क्योंकि वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। अब आपने यहाँ पे n स्क्वायर कर दिया और ये चीज़ लिख दी n फाई बी। अब आपने परिनालिका के स्वप्रेरकत्व में n फाई बी की जगह ये चीज़ रखनी है। जब n फाई बी की जगह आप ये चीज़ रखेंगे तो आप देखेंगे i और i यहाँ से कट जाएगा, तो इससे हमारे पास l का मान आ जाएगा μ0 n स्क्वायर al। अब यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपने ये L परिनालिका का स्वप्रेरकत्व इतना कब आया, जब आपने म्यू जीरो आप कब लिखते हैं? जब निर्वात या वायु माध्यम होता है परिनालिका के बीच, परिनालिका में यानी परिनालिका के अंदर। अब मान लिया परिनालिका के अंदर म्यू आपेक्षिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ अगर आप भर दें तो फिर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे μ0 की जगह लिख सकते हैं म्यू जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो म्यू होता है, म्यू आर कितना हो जाता है? म्यू हो जाता है। तो आप इस म्यू की जगह लिख सकते हैं म्यू आर, क्योंकि म्यू आर क्या होती है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो म्यू आप म्यू आर के साथ उसकी गुणा कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है ये म्यू, क्योंकि आप यहाँ पे तो म्यू ही लिखेंगे। म्यू तो वो तब होता है जब, क्योंकि म्यू वहाँ पे म्यू आर, जब ये आप म्यू लिखते हैं तो वायु या निर्वात के लिए वो म्यू आर हो जाता है 1, तो इसीलिए आप वहाँ पे क्या लिख देते हैं? केवल म्यू लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ होगा तो यहाँ पे म्यू जीरो लिखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ से एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो कुंडली की ज्यामितीय संरचना है जैसे ए और एल, क्योंकि वो ज्यामिति पे निर्भर कर रही है, क्षेत्रफल पे, उसकी लंबाई पे, और वो और माध्यम की चुंबकशीलता यानी ये म्यू जीरो, तो ये आपका फर्क किस पर ये प्रभाव डाल रही है? ये डाल रही है प्रभाव इस कैपिटल एल पर, स्वप्रेरकत्व पर, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की एक और खूबी को समझते हैं कि ये विरोधी विद्युत वाहक बल की तरह यानी बैक ईएमएफ की तरह किस तरीके से काम करता है। अभी हमने माइनस चिन्ह को समझा था, उसी से ये चीज़ है। तो क्योंकि परिपथ में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है स्वप्रेरकत्व, है ना, अभी अभी हमने समझा कि जब आप स्वप्रेरण की घटना होती है तो धारा एक परिवर्तित होती है इस दिशा में जिस तरफ वो धारा परिवर्तन का विरोध करे, ये चीज़ हमने समझी। ई के फॉर्मूले में समझा कि वहाँ पे भी जो माइनस साइन था वो यही दिखा रहा है। तो भौतिक दृष्टि से हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जड़त्व का कार्य करता है। आपको याद होगा कक्षा 11 में हमने एक चीज़ समझी थी न्यूटन के गति के नियम में, पहले गति के नियम में, कि अगर आप किसी भी वस्तु, कोई गति की अवस्था में है वो गति में ही बने रहना चाहती है, कोई विराम में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, है ना। तो वैसे ही ये एक चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी अगर परिपथ में धारा बह रही है, एक कांस्टेंट धारा बह रही है, तो वो उसी में रहना चाहती है। अगर उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए तो वहाँ पे वो विरोध करना स्टार्ट करती है। तो यानी कि ये स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल वो काम कर रहा है, क्योंकि विरोध वही कर रहा है धारा परिवर्तन का, क्योंकि वो एक निश्चित धारा बनाए रखना चाहती है। तो ये जड़त्व का कार्य करता है। तो यहाँ से अब जड़त्व का कार्य कहता है तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपको धारा स्थापित करनी है परिपथ में तो इसी विरोधी वाहक बल के विरुद्ध आपको कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे वहां हमें जड़त्व के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, तो अब वही कार्य हम निकालेंगे और यही जो कार्य होता है वो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में कुंडली या परिपथ में संचित हो जाता है, कुंडली में संचित हो जाता है। तो अब हम इसकी गणना करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किसी परिपथ में किसी क्षण आई धारा अगर आपको स्थापित करनी है तो कार्य करने की दर कितनी होगी। कार्य करने की दर का मतलब है कि dw/dt कितना होगा, है ना। तो हमें पता है कि जो dw/dt होता है वो EI होता है। अब ये कहाँ से आया आपके पास, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए आपको पता है कि जो V होता है, V यानी जिसे हम E भी कहते हैं, तो वो W/Q होता है, हमें ये पता है। और ये जो Q होता है, Q को अगर हम I के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखते हैं? Q/T, क्योंकि जो समय आवेश प्रवाह की दर होती है वही धारा होती है। तो आप यहाँ पे Q की जगह लिख देंगे IT, तो V बराबर हो जाएगा W/I और ये T। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, V को, क्योंकि विद्युत वाहक बल भी आप कह सकते हैं, हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे V की जगह देखिए E है और I को जब V के साथ लिख दिया तो EI वो बन गया, और यहाँ पे W/T लिख दिया और उसको आपने दर के रूप में लिखा dW/dt। तो ये इस तरीके से आया आपके पास। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास E, आपका जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना उत्पन्न होता है, ये इतना हमने पिछली स्लाइड में ये डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे विस्थापित कर देंगे।
प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे LI/DI/dt, क्योंकि यहाँ पे मॉड था, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू दिशा वाले को आप नहीं लेंगे, माइनस चिन्ह को। अब धारा स्थापित करने में किया गया कार्य कितना होता है? dW होता है। तो dW होता है तो आप देखेंगे कि आप शुरू से धारा I तक ले जाने में कितना कार्य किया, यानी कि कोई धारा नहीं थी, यानी 0 धारा थी। और जब आपने I धारा दी तो कितना कार्य किया? तो आप उसे इंटीग्रेट समाकलन करेंगे, क्योंकि आपने वही थोड़ा-सा कार्य किया, फिर थोड़ा किया, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो इसलिए हम उसका समाकलन कर देते हैं, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से I तक, कि जब कोई धारा नहीं थी और जब आपने I धारा लगाई। तो यहाँ पे dW की वैल्यू देखिए, यहाँ पे dW आप कैसे निकालेंगे? dt से dt कट जाएगा, क्योंकि वो नीचे-नीचे हर में है। तो यहाँ पे dW का मान आ जाएगा LI/DI, तो वो आपने यहाँ रख दिया, और जो आपने निम्न सीमा वो 0 लगाई, वो ऊपर वाली सीमा I लगाई। तो आपने जब इसको इंटीग्रेट किया, आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास कितना आ जाता है कि अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो नॉर्मली आप इंटीग्रेट करके क्या आता है? LI²/2। और ये यहाँ पे आप जब सीमा भी लगा देते हैं, निम्न सीमा अपर सीमा, तो आपके पास, क्योंकि 0 वाला तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, हाफ LI², हाफ यानी ये 2 बाहर आ जाता है, LI² आ जाता है, और 0 वाला 0 हो जाता है। इसी को आप क्या कह सकते हैं? ऊर्जा, कि आपने जितना कार्य किया, धारा स्थापित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा यही है कि आपको इतना कार्य करना पड़ेगा, आपको इतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो यही जो किया गया कार्य है, ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस कुंडली में संचित हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर 2 समीपस्थ कुंडलियाँ होती हैं, 2 पास-पास रखी हुई कुंडलियाँ हैं, अगर आपने उनमें साथ में धारा को प्रवाहित किया, तो उस स्थिति में क्या आपके पास कंडीशन होती है, क्या आपके पास स्थिति बनती है? तो एक कुंडली के साथ संबद्ध फ्लक्स को निकालते हैं, कि मान लिया आपने एक कुंडली में धारा प्रवाहित, दोनों में धारा प्रवाहित की, तो एक कुंडली है, इसमें कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ होगा? तो फ्लक्स होता है N1 ∅1, तो कितना फ्लक्स आपके पास जुड़ा होगा? थोड़ा अब हमने स्वप्रेरकत्व भी पढ़ लिया, अन्योन्य प्रेरकत्व भी पढ़ लिया। तो देखिए, जब आपने दोनों में धारा प्रवाहित की, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब आपने इसी कुंडली में धारा प्रवाहित की होगी, उसमें परिवर्तन कर रहे होंगे, तो जो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो इसमें बहने वाली धारा के भी समानुपाती होगा। जब इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जो इसका स्वप्रेरकत्व होगा, अब यहाँ पे जो ये M है, ये अन्योन्य प्रेरकत्व को नहीं दिखा रहा है, ये एक कांस्टेंट है, बस एक नियतांक है। तो क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, एक चीज़ हमें ये पता है कि ये M11 उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। हमें एक चीज़ पता है कि ये जो N1 ∅1 है, ये समानुपाती होता है धारा के, यानी कि अपने में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए अब क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, वो ये M11 है। अब आप यहीं पर मैंने साथ में प्लस कर रखा है, सम कर रखा है, किसका? कि अगर दूसरी में भी कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, तो दूसरी में धारा परिवर्तन के कारण भी तो इसमें पहली वाली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें एक धारा प्रवाहित होगी, तो वो कितनी होगी? वहाँ पे हमने लिखा कि 1 का 2 के सापेक्ष, यानी उसी वाली कुंडली में, पहली वाली कुंडली में इस धारा के समानुपाती। तो यहाँ पे इसलिए I2 लिया है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी के कारण पहली में लगा है, और ये जो पहले वाली चीज़ थी, ये पहली वाली के कारण, पहली वाली में धारा परिवर्तन के कारण उसी में आप देख रहे हैं, और यहाँ पे दूसरी वाली के कारण जो धारा में परिवर्तन आपने किया, वो पहली वाली का, वो इसमें देख रहे हैं। ठीक, ये समझ गए आप? अब हमने इसमें फैराडे के नियम से एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई E बराबर माइनस M11 di1/dt, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, हम ये करते हैं यहाँ से। E बराबर माइनस एन d∅v/dt होता है, और फिर जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास ये आ जाता है कि यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लगाइए, जब हमने n∅b को L लिखा था। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने इन कांस्टेंट को लिख दिया कि यहाँ n∅b की जगह आपने लिखा M11 I1, तो M11 कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया, I1 अंदर रह गया। फिर यहाँ पे M12 I2 लिखा, तो M12 कांस्टेंट था, n∅b की जगह आपने लिखा, क्योंकि ये N1 ∅1 था, तो वो चीज़ यहाँ गई, और ये माइनस चिन्ह आपने ये चीज़ लिख दी। अब आप यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्वप्रेरकत्व था पहली वाली कुंडली का, ये वो था जो I1 यानी उसकी खुद की धारा के कारण था, तो इसे क्या कहते हैं आप? स्वप्रेरकत्व, है ना? इसी को तो स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरकत्व आप यानी M11 की जगह आप L लिख देंगे, और यहाँ पे M12 था। अब M12 किसके कारण था? यानी यहाँ पे I2 लिखा है, यानी दूसरी वाली कुंडली में धारा प्रवाह के कारण पहली में। तो यहाँ पे ये M12 जो कांस्टेंट है, ये आपका अन्योन्य प्रेरकत्व है, क्योंकि पहली वाली में आप कुछ चेंज नहीं कर रहे, आप दूसरी के कारण पहली में देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे L1 लिख देते हैं, यहाँ पे M12। अब ये जो M12 है, ये आपको अन्योन्य प्रेरकत्व बता रहा है।
पहले ये केवल एक कांस्टेंट थे, लेकिन अब वो असली अर्थ में आपको ये स्वप्रेरकत्व लिख दिया और ये अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप दूसरी के लिए भी लिख सकते थे, जैसे हमने पहली वाली के लिए लिखा। तो आज हमने इस वीडियो में ये समझा है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं। जब आप एक कुंडली में धारा परिवर्तित कर रहे तो दूसरी में उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में फ़र्क को समझना है बस, कि उन दोनों में फ़र्क कितना है। तो स्वप्रेरकत्व का मान हमारे पास कितना आ जाता है, क्योंकि ये धारा के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे n phi b बराबर Li आ जाता है। फिर इसका SI मात्रक, इसकी विमा को के बारे में हमने देखा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमने एक्सप्रेशन देखा कि वो E बराबर -L di/dt हमारे पास आ जाता है। फिर हमने एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व को निकाला कि वो L बराबर म्यू 0 n² Al हमारे पास आता है। और विरोधी वाहक बल, जो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, वो किस तरीके से एक विरोधी विद्युत वाहक बल की तरह काम करता है, तभी हमें एक चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहाँ पर संचित मिलती है। तब हमें इतना कार्य करना पड़ता है, हाफ Li², जिसे हम U भी लिख सकते थे क्योंकि ये ऊर्जा थी। तो खैर हमने यहाँ पे कार्य निकाला था, तो इसलिए हमने W लिख दिया, हम U भी लिख सकते हैं उसे। फिर हमने दो समीपस्थ कुंडलियों में साथ-साथ बहने वाली धाराओं की स्थिति में देखा कि टोटल जो विद्युत वाहक बल होगा यहाँ पे वो कितना आएगा, उस चीज़ को हमने समझा। तो अगली क्लास में हम उदाहरण 6.9 और उदाहरण 6.10 को समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।